हेलो, मैं हूं डॉक्टर जुबैर अहमद। आज मैं आप लोगों से एक बीमारी के बारे में बात करूंगा। बीमारी का नाम है सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसस। सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी है और ये बहुत से लोगों को रहती है बीमारी। जैसे जो शशि थरूर की वाइफ थी, उनको भी शशि थरूर की वाइफ का नाम था सुनंदा पुष्कर, उनको भी ये बीमारी थी। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और ऐसे लोग को भी अपनी बीमारी के बारे में जानकारी मिलेगी जिनको ये बीमारी है। तो इसलिए एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले यही समझने वाली बात है। तो ऑटो इम्यून बीमारी में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, वो अपने ही ऑर्गन को, अपने ही टिश्यू को, अपने ही बॉडी सेल्स को बाहरी समझने लगता है। समझने लगता है ये इन्वेडर हैं, बाहर से आए हैं, और उन पे वो जो है एक्ट करने लगता है, जिससे उन बॉडी ऑर्गन सेल और टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मान लीजिए कि जैसे एक कोई देश है, उसकी अपनी सेना की टुकड़ी जो है अपने ही लोगों को मारने लगे, और मारने इसलिए लगे कि वो सोचे कि ये जो लोग जो हैं ये बाहरी लोग हैं, जबकि वो अंदर के लोग हैं। तो जब ये अपने ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स पे एक्ट करने लगती है तो उन ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बीमारी पैदा हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज बहुत सारे हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी ऑटो इम्यून डिजीज है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून डिजीज है, एसिली भी ऑटो इम्यून डिजीज है। धीरे धीरे करके हम लोग आगे सारे ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज जो है क्रोनिक डिजीज होता है और ठीक नहीं होता है। डिजीज एक्टिविटी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। एक्टिविटी का लेवल जो है डिजीज की बस कम से कम रखना होता है, कभी क्योर नहीं होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज जो है औरतों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। औरतों में क्यों ज़्यादा कॉमन होते हैं, उसका जो रीज़न है वो मल्टीफैक्टोरियल है। उसमें कई फैक्टर्स हैं। जैसे जो लेडीज़ हैं उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा तगड़ा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। उनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। इम्यूनिटी में इनका भी रोल है। उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, हम लोगों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ फैक्टर हैं जो जिस वजह से ऑटो इम्यून डिजीज औरतों में ज़्यादा कॉमन है। और जो एसिली है, एसिली जो बीमारी आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, वो जो चाइल्ड बियरिंग एज की औरतें होती हैं उनमें बहुत कॉमन है। 90% बीमारी जो है चाइल्ड बियरिंग एज जो होती है औरतों की 20 से 40 साल, उसी में ज़्यादा चांस होता है इस बीमारी के होने के बाद। उसके बाद डिजीज़ एक्टिविटी एज के साथ कम हो जाती है। होने को एक्चुअली कभी भी किसी को हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, मेल को, फीमेल को, और किसी भी जातीय समूह, किसी भी एथनिक ग्रुप में हो सकती है। अब इसलिए हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, स्किन को, जॉइंट्स को, ब्लड को, नर्वस सिस्टम को, पल्मोनरी सिस्टम को, कार्डियक सिस्टम, एब्डामेन, सबको इन्वॉल्व करता है, सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। धीरे धीरे हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे जो है वो
SLE लूपस हमारे आर्गन पे इफेक्ट डालता है। तो पहली चीज़ स्किन है। स्किन में कुछ लेजन प्रोड्यूस करता है। लेजन का मतलब होता है एक तरह से लेजन समझ लीजिए, घाव समझ लीजिए। लेजन मतलब घाव समझ लीजिए, इस टाइप से समझ लीजिए। तो लेजन जो मोस्ट कॉमन लेजन है SLE का स्किन में, उसको कहते हैं डिस्कॉइड लूपस इरिथ्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है कि लगभग सर्कुलर होता है ये लेजन, और बाहर की तरफ रिम होती है, रिम इरिथ्रोमेटस होती है, स्केली होती है, रेज्ड होती है और रेडिस होती है। अंदर जो है टिश्यू का एट्रोफी हो जाती है और डीपिगमेंटेशन भी हो जाता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। और जो हेयर अपेंडेजेज हैं और भी जो स्वीट ग्लैंड हैं, सीबेशियस ग्लैंड हैं, उन सब की भी एट्रोफी हो जाती है। तो जो स्किन अपेंडेजेज हैं उनका लॉस हो जाता है पूरी तरह से इस लेजन में। और इस लेजन के ट्रीटमेंट में हम टॉपिकल स्टेरॉइड, टॉपिकल का मतलब ऊपर से बाहरी तौर से स्टेरॉइड देते हैं, और एंटी मलेरियल का भी अच्छा रोल है। दूसरा रोल जो है, दूसरा लेजन जो है वो स्किन में जो बहुत कॉमन है वो है बटरफ्लाई रैश। बटरफ्लाई रैश चेहरे पे होता है, नाक पे और ये चीक पे, और उसका शेप जो है एक बटरफ्लाई की तरह का होता है। नेज़ोलेबियल फोल्ड स्पेयर रहता है, यहाँ पे नहीं होता है। और ये रैश जो है इरिथ्रोमेटस होता है, रेडिस टाइप का होता है और रेज्ड होता है, और बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप धूप में जाएंगे तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। धूप में नहीं जाएंगे तो एक्टिविटी कम रहेगी उसकी, धूप में जाएंगे तो ये लेजन बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होता है। तीसरा लेजन है सब एक्यूट कुटेनियस लूपस इरिथ्रोमेटस। ये लेजन जो है एक रेडिस इरिथ्रोमेटस फ्लैट टाइप का रैश होता है, स्केली होता है। स्केली होता है तो ये जो है जो उसके लेजन होते हैं, जो लेजन जो है स्केली टाइप का होता है, तो ये सोरियासिस वाला जो लेजन होता है उससे मिमिक करता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है सोरियासिस से। स्किन में ये 3 मेन चीज़ें होती हैं, और ट्रीटमेंट यही होता है। एंटी मलेरियल देते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन नहीं देते हैं क्योंकि लंबे टाइम देंगे क्लोरोक्विन तो हमें रेटिना में उसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है, इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। और एनसेड देते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं, यही सब इसका ट्रीटमेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ब्लड में क्या होता है। ब्लड में पैनसाइटोपिनिया होता है। पैनसाइटोपिनिया इसलिए होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, वो ब्लड सेल को एक्ट करती हैं ब्लड सेल पे, और ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। पैनसाइटोपिनिया में अब एनीमिया भी होगा। एनीमिया जो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का होता है, ल्यूकोपिनिया होता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ल्यूकोपिनिया का मतलब है कि जो WBC सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि प्लेटलेट कम हो जाती हैं। प्लेटलेट कम हो जाने की वजह से ब्लीडिंग का भी डर रहता है। ये ब्लड में होता है। अब तीसरी चीज़ आती है, हाँ, जॉइंट में क्या होता है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम समझ लीजिए कि जॉइंट में क्या होता है कि जॉइंट में अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस का मतलब जॉइंट में इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन का समझ लीजिए कि कुछ एबनॉर्मेलिटी, बीमारी तो जॉइंट में होती है, और हाथ के जॉइंट में ज़्यादा होती है। जो हाथ में ये छोटे छोटे जॉइंट होते हैं, और रिस्ट को काफ़ी
करता है। और जो एसली में आर्थराइटिस होती है, एक्सरे कराएंगे तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं, उसमें डिफॉर्मिटी नहीं होती है। ये एक पिकुलियर चीज़ है एसली के लेजन में। और आप जो है वो भी देंगे, स्टेरॉइड भी देते हैं। ज़्यादा दिनों तक स्टेरॉइड खाने से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं बोन के, जैसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है और मसल की वीकनेस हो जाती है। तो ट्रीटमेंट तो इसका जो है स्टेरॉइड ही है। हाँ, इसका पिकुलियर चीज़ यही है कि एक्सरे में कुछ दिखता नहीं है। जो बोन है, बोन जो है इंटैक्ट रहती है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती है, ना ऑस्टियोपेनिया होता है। अब तीसरी चीज़ आती है, ऊपर से नीचे चलते हैं। ऊपर चलते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी होती है वो होती है कि आदमी का कॉग्निटिव सिम्टम्स जो है आते हैं, मतलब कॉग्निटिव सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। जैसे मेमोरी वीक हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है, ठीक है, मेमोरी कंसंट्रेशन कमज़ोर हो जाता है, कन्फ्यूजन होने लगता है और वर्ड फाइंडिंग में दिक्कत होती है। ये सब कॉग्निटिव फीचर हैं, इनकी कमी हो जाती है, इनकी दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ है कि साइकोसिस होती है। साइकोसिस मतलब जिसमें इंसान को अपनी अंतर्दृष्टि का पता ही नहीं होता है। साइकेट्री की दो तरह की बीमारियां होती हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। न्यूरोसिस हल्की बीमारी होती है। न्यूरोसिस में इंसान को ये पता रहता है, उसकी अंतर्दृष्टि जागृत रहती है, उसको पता रहता है कि हमको कुछ बीमारी है। जबकि साइकोसिस में इंसान को कुछ पता ही नहीं होता है, उसकी अंतर्दृष्टि खो चुकी होती है। एक तो साइकोसिस होती है, तीसरा चीज़ है सीजर आते हैं। सीजर किसी भी तरह के आ सकते हैं, चाहे पार्शियल सीजर हो या जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर हो, कैसे भी सीजर आ सकते हैं। और ये जो ब्रेन में चीज़ें होती हैं, नर्वस टिश्यू में ये सब जो दिक्कतें होती हैं, वो एक तो एंटीबॉडी जो नर्व सेल पे एक्ट करती है उसकी वजह से होते हैं, और जो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं उसकी वजह से इस्चीमिया होता है और वैस्कुलाइटिस होती है। इन सब चीज़ों की वजह से ये सब चेंजेस ब्रेन में हो जाते हैं। अब हम आते हैं वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम, उस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ब्लड सर्कुलेशन वाले सिस्टम में जो फ़र्क पड़ता है वो ये है कि एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी एक होती है जो बहुत से एसिडिक एसिड में एसोसिएटेड होती है। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी क्या करती है, हाइपर कोगुलेबिलिटी कराती है, और जो हाइपर कोगुलेबिलिटी कराती है और थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन को इन्हेंस करती है, इंक्रीज करती है, उसको बढ़ावा देती है। तो बॉडी में कहीं भी फिर TIA हो गया, TIA मतलब ट्रांजिटिंग इस्चेमिक अटैक हो सकता है, CVA हो सकता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या MI हो सकता है। कहीं भी अगर बॉडी में वेसल में थ्रोम्बोसिस हो रही है, हाइपर कोगुलेबिलिटी हो रही है, तब कोई भी सेरेब्रोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर कोई भी बीमारी हो जाती है। अब ये एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी कैसे करती है, कैसे थ्रम्बस फॉर्म करती है, कैसे करती है, तो इसके मल्टीफैक्टोरियल है। ये क्या करती है, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी जो एंडोथेलियम होता है वेसल का, उससे अटैच कर जाती है और कुछ ऐसे कैस्केड बनते हैं कि थ्रम्बस फॉर्म हो जाता है। ये जो है प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे थ्रम्बस फॉर्मेशन, हाइपर कोगुलेबिलिटी बढ़ती है। ये प्रोटीन C, प्रोटीन S को
इनहिबिट करता है, जिससे हाइपरकोगुलेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो ये सब मेथड होता है इसका। तो कहीं भी सेरेब्रोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां होने का रिस्क रहता है इसलिए में, उसकी वजह है कि ये एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। अब इसके बाद हम आते हैं हार्ट पे। हार्ट में क्या होता है? हार्ट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है पेरिकार्डाइटिस। सबसे कॉमन चीज़ है पेरिकार्डाइटिस, बहुत कॉमन है। पेरिकार्डाइटिस होती है तो चेस्ट पेन होता है, ठीक है, और डिस्निया होता है। ये सब जनरली एनसेड देते हैं इसके लिए और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मायोकार्डाइटिस जो है मोस्ट ड्रीडेड जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है वो मायोकार्डाइटिस होता है। इसके अलावा लिब मैन सैक एंडोकार्डाइटिस होती है। लिब मैन सैक एंडोकार्डाइटिस होगी तो भाई फिर एम्बोलस भी कहीं फॉर्म होके जा सकता है, और वाल्वुलर इनसफिशियंसी भी होगी, वाल्व में स्टेनोसिस हो जाएगी, रिगर्जिटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये होती है एम्बोलस। एक समझने की चीज़ है कि एम्बोलाई क्या होते हैं। एम्बोलाई का मतलब है कोई एक मांस जिस जगह पे बना है वहाँ से टूट जाए, डिटैच करके सर्कुलेशन में चला जाए और सर्कुलेशन से कहीं दूर जाके वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, तो उसे एम्बोलाई कहते हैं। एम्बोलाई क्या करता है? एमआई करता है, सेरेब्रोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कराता है, ठीक है। एम्बोलाई फॉर्म होने का बहुत पैथोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो कभी फिर बताया जाएगा, पढ़ा जाएगा। अब आते हैं लंग्स पे। लंग्स में क्या करता है? लंग में एसिली से क्या होता है? जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होती है प्लूरिसी। प्लूरिसी मतलब प्लूरा का इन्फ्लामेशन। प्लूरा का इन्फ्लामेशन होता है तो पेन होता है, डिस्निया होता है, और प्लूरिसी जो है में प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। इसके लिए भी एनसेड और एंटी मलेरियल ये सब देते हैं। और दूसरी बीमारी भी हो सकती है, आईएलडी भी हो सकता है। आईएलडी की वजह से फाइब्रोसिस हो सकती है, फाइब्रोसिस। और एक होता है श्रंकन लंग सिंड्रोम, वो भी होता है एसिली की बीमारी में। और सबका मेथड पैथोलॉजी वही है, ऑटो एंटीबॉडीज आती हैं, सेल्स पे एक्ट करती हैं और इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती हैं। एब्डोमेन में क्या होता है कि इंटेस्टिनल वैस्कुलाइटिस होती है, पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन होता है जिससे इंसान को पेट में दर्द रहता है, दर्द होता है और डायरिया होता है, नाजिया होता है, गैस्ट्राइटिस होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब शायद रीनल सिस्टम सब बच गया। रीनल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एसिली बीमारी में जो मौतें होती हैं वो ज़्यादातर रीनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती हैं। रीनल का मतलब है किडनी से रिलेटेड। किडनी से रिलेटेड तो किडनी में क्या होता है? किडनी में नेफ्राइटिस होती है। नेफ्राइटिस का मतलब है किडनी में कहीं इन्फेक्शन। किडनी में कहीं इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? एडिमा होता है, बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है, फीवर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और डिसयूरिया भी हो सकता है, पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। मेनली इसमें प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो नेफ्राइटिस होती है वो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। इसमें हिमेचूरिया भी होता है और प्रोटीन्यूरिया भी होती है। इन जो चीज़ें बताई थी अभी मैंने कि एडमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, इसके साथ साथ इनको इसमें जो है प्रोटीन्यूरिया और हिमेचूरिया भी होती है। और आधे पेशेंट्स को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, और लगभग 2 सालों में ही किडनी काफ़ी डैमेज हो जाती है, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाता है। तो अगर ये बीमारी हुई और ये बीमारी का आपको अंदाज़ा लगे
तो बहुत ही एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की, स्टेरॉइड की, IV मेथाइलप्रेडनिसोलोन की, ये सब जल्द से जल्द जो है शुरू करके तुरंत उसको रोका जाए, जिससे जो है ये रीनल इन्वॉल्वमेंट आगे ना बढ़ पाए, नहीं तो ये सबसे जानलेवा कॉम्प्लिकेशन होता है। सारी चीज़ें मैंने शायद बता दी कि क्या क्या होता है। हाँ, अकुलर इन्वॉल्वमेंट भी होता है। अकुलर इन्वॉल्वमेंट मतलब आँख का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो वो टीयर ग्लैंड हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और स्लाइवा की ग्लैंड का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसको सिक्का सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें हैं, ये फीचर हैं जो एसली करता है। अब एसली में लैब में क्या करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका 3 मकसद होता है। पहला चीज़ तो ये रहता है मकसद कि हमें डायग्नोसिस कंफर्म करनी है या रूल आउट करनी है, इसलिए है कि नहीं है। पहली चीज़ तो हमें ये देखना है। कैसे करते हैं ये अभी बताते। दूसरी चीज़ ये करते हैं कि डिजीज़ एक्टिविटी का लेवल क्या है, डिजीज़ किस लेवल पे है इस वक्त, इसलिए करते हैं। तीसरा चीज़ जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो थेरेपी दे रहे हैं उसमें स्टेरॉइड दे रहे हैं और जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे रहे हैं उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये 3 चीज़ों के लिए हम लैब डायग्नोसिस कराते हैं। अब जैसे डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम क्या कराते हैं, ANA कराते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी लगभग 95% पर्सन में एसली की बीमारी में पॉजिटिव आता है पेशेंट को, और शुरुआत में बीमारी के शुरू में इसका टाइटर काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। दूसरा जो मोस्ट स्पेसिफिक चीज़ है वो है एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी मिल गई तो स्पेसिफिक है कि एसली है, और ये जो टाइटर है इसका एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी का, इसका टाइटर लेवल के जो बीमारी का एक्टिविटी का लेवल है उससे कोरिलेट करता है। अगर ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा बढ़ा मिलेगा, कम एक्टिविटी होगी तो कम होगा। तो डिजीज़ एक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। अब दूसरी चीज़ हम ये जानने के लिए क्या टेस्ट कराएंगे कि डिजीज़ एक्टिविटी का लेवल क्या है, उसके लिए हम कराएंगे CBC कराएंगे। CBC में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है और वाइट ब्लड सेल्स कितनी हैं। दूसरा चीज़ हम KFT कराएंगे। KFT में देखेंगे कि हम जो है क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ा है, ठीक है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराएंगे, उसमें देखेंगे कि प्रोटीन तो नहीं है, हेमेचूरिया तो नहीं है। अब एक LFT भी कराएंगे। हाँ, LFT भी कराना ज़रूरी है क्योंकि एसली में SGOT SGPT भी बढ़ जाता है, वो भी देखना है, और एल्ब्यूमिन का लेवल भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फिर आ गया कि एसली की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। हमने बताया कि एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA बहुत स्पेसिफिक होता है, वो हो गया। ANA हो गया, ठीक है। और एक एंटीबॉडी और होती है, उसको कहते हैं एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, वो भी स्पेसिफिक होती है और वो भी हेल्प करती है डायग्नोसिस बनाने में। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि हमने फीचर्स बताए, पहले बताया, उसमें से कुछ फीचर, 4 फीचर या तो सीरियल में मिल जाएं कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, या तो एक साथ चारों मिल जाएं, तो भी हम कहेंगे कि हाँ ये एसली की डायग्नोसिस बन गई। वो फीचर वही हैं जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि स्किन में जो है मॉलर रैश हो, डिस्काइड रैश हो, ओरल अल्सर्स हो, ठीक है, और फोटोसेंसिटिविटी हो, आर्थराइटिस हो, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, रेनल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, ब्लड का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे ये सब एक साथ, इसमें से 4 चीज़ें एक साथ हो,
यह इनमें से 4 चीज़ें कभी न कभी रही हों, सीरियल में रही हों। पहले ये था, पहले रीनल इन्वॉल्वमेंट था, फिर अर्थराइटिस हो गया, फिर स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गया, कभी भी ये 4 चीज़ें हों। अब आते हैं एसएलई के ट्रीटमेंट पे। एसएलई का ट्रीटमेंट में क्या दवाएं यूजफुल हैं? कभी कभी हम एनसेड देते हैं। एनसेड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन। दूसरी दवा जो यूजफुल है वो एंटी मलेरियल होती हैं, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और तीसरी दवा स्टेरॉयड देते हैं। डिपेंड करता है कि डिजीज़ की एक्टिविटी कैसी है, डिजीज़ एक्टिविटी का लेवल क्या है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है और बस जॉइंट पेन और स्किन लेजन ये सब दिक्कतें हैं, जान जाने का ख़तरा नहीं है, तो हम एंटी मलेरियल, स्टेरॉइड और एनसेड से पेशेंट को ट्रीट कर लेते। लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी है, जैसे वैस्कुलाइटिस है और प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और डिजीज़ फ्लेयर कर गया है, फ्लेयर मतलब कभी डिजीज़ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एसएलई की, तब हम मेथाइल प्रेडनिसोलोन आईवी देते हैं 50 to 1000 मिलीग्राम आईवी इन डिवाइडेड डोजेज। उसके बाद हम प्रेडनिसोलोन देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और लगभग 4 से 6 महीने तक ये ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके बाद जैसे जैसे डिजीज़ एक्टिविटी कम होती जाती है, हम टैपर करना शुरू करते हैं। हमारे ट्रीटमेंट का एम ये है कि कम से कम दवाओं पे डिजीज़ एक्टिविटी को मिनिमम रखा जाए। मिथाइल प्रेडनिसोलोन की जगह पे हम एज़ाथिओप्रिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, माइकोफिनोलेट, मोफेटिल ये सब भी यूज कर सकते हैं। बेलीम्यूमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, आजकल उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। ओके, थैंक यू।